आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? ये 12th क्लास की केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट मीन्स केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रो मीन्स हम इलेक्ट्रो जो वर्ड है इसको हम ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है ये। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट की जो केमिस्ट्री है उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की ये केमिस्ट्री है। हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स की ये केमिस्ट्री है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी करते हैं। हम शुरू यहीं से करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है क्या। पहले हम ये समझ लें कि इलेक्ट्रोलाइट, जब हम ये समझ लेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट है क्या तभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझ पाएंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ये है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो सके, जो आयनाइज हो सके, उसी को हम कहते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। या ये कहें कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोज substances which may give ions in molten state or in aqueous solution are known as इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मॉल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयंस में डिसोसिएट हो सके उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब जैसे HCl है, बेसिकली तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है, बट ये जब एक्वस सॉल्यूशन में होता है, वाटर में जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है कि H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए HCl क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। H2SO4 भी एक कोवैलेंट कंपाउंड है, बट जब ये वाटर में होता है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, 2H+ एंड SO4 2 नेगेटिव, इसलिए ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। फिर इसी तरीके से CH3COOH है, बेसिकली ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है, बट जब ये वाटर में होता है, तो वाटर में जब होता है तो ये आयनाइज हो जाता है, CH3COH- एंड H+ में आयनाइज हो जाता है, इसलिए ये भी कंडक्टर है। हम तो NaCl है, ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है Na+Cl- में। तो ये जितनी भी चीजें हमने लिखा कि जहां भी दिख रहा है कि ये अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ, जैसे HCl अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ, H2SO4 अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ, NaCl अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ, एसिटिक एसिड आयन अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ। वो अलग बात है कि वो मॉल्टेन स्टेट में डिसोसिएट हो रहा है या एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो रहा है। तो ऐसे कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो सकता है किसी भी कंडीशन में, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट है, एक क्वेश्चन यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर दूं, क्योंकि ये डाउट हो सकता है कि ऐसे स्टूडेंट जो 10th क्लास या 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ने के बाद इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं, उनके पास ये क्वेश्चन हो सकता है कि HCl एक कोवैलेंट कंपाउंड है, H2SO4 एक कोवैलेंट कंपाउंड है, CH3COH एक कोवैलेंट कंपाउंड है। हालांकि NaCl कोवैलेंट नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड में इसको हम कंसीडर करते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में की एक पॉइंट्स पढ़ते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। उस कैरेक्टरिस्टिक्स में ये होते हैं कि वो आयनाइज नहीं होते हैं, उनके पास आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है। तो अगर आयनिक कैरेक्टर नहीं होता, वो आयनाइज नहीं होते हैं, तो हम HCl यहाँ कोवैलेंट है और ये कैसे
कैसे आयनाइज हो गया, या H2SO4 कैसे आयनाइज हो गया, या CH3COS कैसे भी आयनाइज हो गया। तो इसके लिए केवल एक पॉइंट ये है कि चूंकि कोवैलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कैसे कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसी को हम कोवैलेंट कंपाउंड्स कह सकते हैं। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर का मतलब ये होता है कि जिसमें पोलैरिटी जनरेट हो, और पोलैरिटी का मतलब जिसमें 2 पोल बने, पॉजिटिव पोल या नेगेटिव पोल बने। तो जब हम पोलैरिटी की बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल की ही बात करते हैं, मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल दिखता है। और पोलैरिटी का रीजन क्या होता है कि जब भी कोई कोवैलेंट बॉन्ड 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में बनता है, 2 ऐसे एटम्स के बीच में बनता है जो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें पोलैरिटी जनरेट होती है। और पोलैरिटी का मतलब होता है, हमने बोला इसके पहले ही बोला कि पोलैरिटी का मतलब होता है कि इसमें 2 पोल दिखते हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल मतलब कैटायन, नेगेटिव पोल मतलब एनायन। तो ऐसे कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड जिसमें पोलर बॉन्ड होता है उसमें पोलैरिटी जनरेट होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल दिखेगा। अब क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल दिखेगा तो क्या वो आयनाइज भी होंगे? आयनाइज इसलिए होंगे कि जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो HCl की बात करें, चाहे NO3 की बात करें, एसिटिक एसिड की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, फास्फोरिक एसिड की बात करें, तो जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं और जिसमें पोलर नेचर होता है, जिसमें पोलर बॉन्ड होता है, तो वो पोलैरिटी दिखती है बट वो आयनाइज नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते। आयनाइज के रूप में दिखते हैं बट पोलैरिटी जनरेट होती है बट वो डिसोसिएट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। तो अलग अलग इसलिए हो जाते हैं कि हम जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक फार्मूला पढ़ते हैं कि F = 1/D Q1 × Q2/R² पढ़ते हैं, और ये फार्मूला हम यूज करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2 है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो इनके बीच रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स जो भी होता है, अगर डिफरेंट चार्जेस हैं, Q1 और Q2 पॉइंट चार्जेस हैं और वो डिफरेंट नेचर के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर R है तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसका फार्मूला होता है कि 1/D Q1 Q2/R²। अब यहाँ जो D वर्ड होता है इसको कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो यूज किया जाता है किसके लिए? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर सॉल्वेंट। कि किस सॉल्वेंट में जो कंपाउंड्स, ये दोनों Q1 और Q2 किस सॉल्वेंट में है ये। तो अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर के केस में ये माना जाता है कि फॉर वाटर के लिए, फॉर वाटर जो D की वैल्यू होती है, जितने भी नॉन सॉल्वेंट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा होता है, D की वैल्यू मैक्सिमम होता है। और D की वैल्यू जितना ही अधिक होगा F की वैल्यू उतना ही कम होगा, और F की वैल्यू जब कम होगा इसका मतलब दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो दोनों पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही कम होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो पोलैरिटी जो होगी वो जनरेट जो हो रही थी उसमें क्या होंगे कि दोनों पोल्स अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, आयंस के फॉर्म में हो जाएंगे, और उस चीज को हम ये कहेंगे कि जो आयंस है वो आयनाइज हुआ और डिसोसिएटेड हो गया, डिसोसिएशन हो गया। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने ये बोला कि कोवैलेंट कंपाउंड्स में कैसे आयंस बनते हैं, इस चीज का जवाब हमने बोला है कि सभी कोवैलेंट कंपाउंड में डिसोसिएशन नहीं होता, सभी कोवैलेंट कंपाउंड आयनाइज नहीं होते हैं, सिर्फ उनमें जिनमें पोलैरिटी नेचर होता है। और सिर्फ पोलैरिटी नेचर के नाते ही नहीं, पोलैरिटी नेचर के कारण उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल दिखता है, बट जब उसको वाटर में या किसी एक ऐसे सॉल्वेंट में रखते हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ही ज्यादा होता है उनके बीच की फोर्सेस उतना ही कम होता है, और जब उनके बीच की फोर्सेस कम होता है तो अट्रैक्शन फोर्स जब कम होगा दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं और उसमें डिसोसिएशन की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये हो जाता है कि वो कैसे आयनाइज या कैसे डिसोसिएट हो गए। तो इस तरीके से अभी तक हमने ये बोला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बोला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। और इसमें किस चीज की बात की जाती है, तो नाम से है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मींस केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमने ये बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइट है क्या।
अब जैसे हमने ये बात बोला कि कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो सकता है, जिसमें आयनाइजेशन की पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें आयन जो है वो डिसोसिएशन की पॉसिबिलिटी होती है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो वो कितना टूट रहा है, उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल तो दिख सकते हैं, बट वो कितनी तेजी से डिसोसिएट कर रहे हैं, कितनी तेजी से आयनाइज हो रहे हैं, इस चीज को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं कि कितनी तेजी से उसमें डिसोसिएशन होता है, जिसको हम अल्फा से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब उनकी टूटने की डिग्री कितनी है, कितनी तेजी से टूट रहे हैं। अगर अल्फा 1 है तो अल्फा 1 का मतलब वो हो गया कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, क्योंकि इसमें अल्फा 1 मतलब 100% डिसोसिएशन हो रहा है। तो इस डिग्री ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट को हम दो तरीके से दो पार्ट में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे को कहते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो क्लासिफिकेशन हम यहाँ कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के आधार पर इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे को कहते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट तो अन्य फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, बट कुछ चीजें हमें याद होना चाहिए कि अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस है और उसमें फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर कहीं दिखते हैं, जिसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अल्केलाइन अर्थ मेटल ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है। तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको अल्कली मेटल्स और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें, चूंकि ये मेटल है तो हमेशा कैटायनिक पॉजिटिव चार्ज के साथ होंगे, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज के साथ ये केमिकल स्पीशीज किसी भी केमिकल सब्सटेंस में होंगे तो इसको हम वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ही होगा। तो ऐसे ये जिसमें भी इसमें ये फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे वो जो होंगे वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो याद करने का एक तरीका है कि ये सभी के सभी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए NaCl, NaBr, MgO, MgSO4, NaOH, KOH एक्सेट्रा। ये जितने भी हैं ये सभी के सभी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं। जैसा कि दिख रहा है ना कि इसमें देखो ये इसमें सोडियम है, इसमें सोडियम है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये सभी हमने बोला कि जिसमें भी फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे पॉजिटिव चार्ज केमिकल स्पीशीज के रूप में, वो निश्चित रूप से स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ही होंगे। इसके अलावा ऐसा कोई भी जितने भी एसिड्स होते हैं और स्पेशली जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ही होते हैं। जैसे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, HClO4। बेसिकली इन तीनों को हम मिनरल एसिड कहते हैं। ये मिनरल एसिड्स हैं और जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो सभी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स जिस भी इलेक्ट्रोलाइट्स में होंगे वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो सभी के सभी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या ऑर्गेनिक बेस होते हैं या उनसे रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं, उनसे जो रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो सभी के सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस का एग्जांपल्स भी हम यहाँ लिखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स तो हमें पता होना चाहिए, NH4Cl, NH4OH, HCN, H2CO3 एंड जितने भी ऑर्गेनिक
एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं और उनसे रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं वे सभी के सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ हमने बोला कि इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या और इलेक्ट्रोलाइट्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम इलेक्ट्रोलाइट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अब जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमने बात कर लिया तो फिर हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात हम ये करते हैं कि होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बेसिकली होता क्या है केमिस्ट्री में, हमने ये पहले बोला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी की जाती है। और इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी कैसे की जाती है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में होता ये है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस होता है और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि केमिस्ट्री में जब भी कोई लिसिस वर्ड आता है, ये लिसिस वर्ड आता है तो लिसिस का मतलब होता है डिकम्पोजिशन। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने पास किया, जब हम पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है और इलेक्ट्रोलिसिस मींस अपने आयंस में डिसोसिएशन, आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये आयंस क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है उसमें जो आयंस होते हैं वो आयंस फ्री हो जाते हैं और जब ये जो फ्री आयंस होते हैं तो इनका मूवमेंट जितना ही ज्यादा होता है, इनका मूवमेंट या इनकी मोबिलिटी जितना ही ज्यादा हो जाता है, मूवमेंट या मोबिलिटी जितना ही ज्यादा होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे। जस्ट लाइक कंडक्टर, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे। और इस तरीके से इस तरीके के जो कंडक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और इस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का एक नाम और हम कहते हैं नॉन मेटेलिक कंडक्टर। ये कंडक्टर है बट नॉन मेटेलिक कंडक्टर है। मेटेलिक कंडक्टर के बारे में हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसी को हम कंडक्टर कहते हैं। अब कंडक्टर टू टाइप्स के होते हैं जिसको हम मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं और नॉन मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। मेटेलिक कंडक्टर क्या है कि मेटल है और वो कंडक्टर है तो सिंपली सा नाम है उसको मेटेलिक कंडक्टर है। और जो मेटेलिक कंडक्टर होता है उसमें जो कंडक्टेंस होता है उस कंडक्टेंस का रीजन होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। बट नॉन मेटेलिक कंडक्टर में जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भी कहते हैं कि ये बेसिकली मेटल नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट है जो कंडक्टर के रूप में बिहेव कर रहा है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को हम नॉन मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। और नॉन मेटेलिक कंडक्टर में जो कंडक्टेंस का रीजन होता है वो फ्री आयंस होता है एंड ड्यू टू फ्री आयंस ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कंडक्टेंस है क्या और कंडक्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, कंडक्टेंस की फिजिकल मीनिंग क्या है। कंडक्टर का मतलब जो कंडक्ट करे, तो जो जितना ही चीजों से कंडक्ट करेगा या फ्लो करेगा उतनी ही चीजों से, उसका मतलब उसकी कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब क्या हुआ कि जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तो हमने बोला कि मेटेलिक कंडक्टर और नॉन मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं और नॉन मेटेलिक कंडक्टर की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। मेटेलिक कंडक्टर का रीजन होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटेलिक कंडक्टर जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भी कहते हैं वो फ्री आयंस होता है। तो ये जितनी ही तेजी से बनते हैं या जितना ही ये फ्री होते हैं, इनकी मोबिलिटी, इनका मूवमेंट जितना ही ज्यादा होता है, जितना ये फ्री होंगे, जितना इनका फ्री मूवमेंट होगा, इसका मतलब कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है कि सपोज करिए कि कोई एक रूम है, एक बड़ा सा हॉल है और उस हॉल में अगर हम मोबिलिटी, हमारा मूवमेंट है, हम जितना ही तेज दौड़ेंगे इसका मतलब हम जितना ही तेज फ्री होके दौड़ सकेंगे, इसका मतलब कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। और अगर हम बंधे हुए हैं, हम दौड़ नहीं पा रहे, हमारा मूवमेंट कम है, इसका मतलब मेरा कंडक्टेंस कम है। तो अब ये कंडक्टेंस, अगर हम चूंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हम कंडक्टेंस को पढ़ रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पढ़ रहे हैं, तो जो ये प्रोसेस अभी हमने ये लिखा कि इलेक्ट्रिक करंट को जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स में पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्वस सॉल्यूशन में हम पास करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस होती है और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब फ्री आयंस बनते हैं, आयंस में डिसोसिएशन होता है और ये फ्री आयंस का मूवमेंट जितना ही ज्यादा होता है ये कंडक्टर होता है। मतलब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रोलिसिस में या इस पोर्शन में दो चीजें हो गई कि पहला एक हो गया इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो, और ये इलेक्ट्रोलिसिस होती है, आयंस बनते हैं और आयंस बनने के कारण वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, तो ये कंडक्टर है। अब
हम दूसरी चीज पे हम आते हैं कि ये कंडक्टर है और कंडक्टेंस होता है, हम दूसरी चीज पे आते हैं। जैसे हम जो भी है कि हम फिजिक्स में, आप सभी फिजिक्स में अब तक की, केमिस्ट्री में अब तक की, साइंस में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसमें ये जरूर पढ़े रहे होंगे कि एक फार्मूला पढ़े रहे होंगे फिजिक्स में, और वो फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप इस तरीके से फार्मूला आप जरूर पढ़े रहे होंगे कि R = ρ × L/A। ये फार्मूला आप जरूर पढ़े रहे होंगे, जहां ये कंडक्टर से रिलेटेड ये फार्मूला है, जहां R को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहते हैं, रो को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, एल जो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ होता है, ई को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। मतलब ये जो फार्मूला होता है, ये जो रिलेशन होता है किसी कंडक्टर के लिए अप्लाई होता है, मेटेलिक कंडक्टर के लिए अप्लाई होता है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो फार्मूला है, ये जब हम पढ़ते हैं, जिस भी क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, वो फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में नहीं पढ़े होंगे, और फिजिक्स में आप रेजिस्टेंस के टॉपिक्स में पढ़े होंगे, या किसी कंडक्टर के लिए इसको आप पढ़े होंगे कि R = ρ × L/A। और इसी फार्मूले को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R = 1/R = 1/ρ × 1/L/A। इसको हमने कर दिया, इसको सब इन्वर्स कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/R = 1/ρ × 1/L। अब ये 1/R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि करंट को के फ्लो को रेजिस्ट करे, रोक दे, बट 1/, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो फ्लो को बढ़ा दे। तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस, इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। तो 1/R को कहते हैं हम कंडक्टेंस कहते हैं, 1/R को हमने कंडक्टेंस किया। जैसे यहाँ रो को हम कह रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, तो 1/R को कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। और ये जो टर्म है 1/L/A है, इसको हम कहते हैं इनटू मैं लिख रहा हूं, या इनटू 1/L/A है, तो इस टर्म को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। इस फार्मूले को पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से इस चीज को बता दूं कि जैसे हमने ये कहा कि ये फार्मूला हम रेजिस्टेंस या कंडक्टर के लिए पढ़ते हैं, और स्पेशली फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट इस फार्मूले को हम केमिस्ट्री में या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के रूप में हम भी इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो R को हम R की जगह पे जब हम इस पूरे फार्मूले को रेसिप्रोकल कर दिए, तो 1/R = 1/ρ × 1/L/A कर दिया। 1/R को हम कंडक्टेंस कह रहे हैं, 1/ρ को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह रहे हैं, 1/L/A को हमने कह दिया ये सेल कांस्टेंट है। अब इस सेल कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, क्योंकि हमने ये कहा है कि जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं, नॉन मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करते हैं, तो हमने बोला था, इसमें हमने दिखाया था कि इलेक्ट्रिक करंट किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हमने पास किया, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, और आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस आयंस बना। तो इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल कहां होता है, इलेक्ट्रोलिसिस एक फेनोमेना का नाम है, एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस किसके लिए होता है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है कि द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट में जब इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है, अपने आयंस में डिसोसिएशन होता है, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, ये एक सेल में होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो ये एक स्पेशल कंटेनर है, जिस कंटेनर का नाम होता है, एक स्पेशल वेसल में होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल होता है। और दूसरी चीज ये है इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल होता है। दूसरी चीज ये है कि जो इलेक्ट्रो चाहे वो कोई भी सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, बट सिमिलरिटी इस बात की होती है कि दोनों में 2 इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें एक को कैथोड कहते हैं, दूसरे को एनोड कहते हैं। तो चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, कोई भी सेल हो, जितने भी सेल, आप बायो की बात नहीं कर रहा हूं, बट फिजिक्स या केमिस्ट्री में आप जितने भी सेल पढ़ते हैं, हर एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिसको हम एक को कैथोड कहते हैं, दूसरे को एनोड कहते हैं।
तो ये जो सेल कांस्टेंट है हर एक सेल की, जिस सेल में ये इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल हो रहा है, जिस सेल में, जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन हो रहा है, उस सेल का एक कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट जो होता है L/A होता है, हर एक सेल के लिए कांस्टेंट होता है जो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो जो स्पेसिफिक सेल होता है उसका कांस्टेंट होता है, उस पे डिपेंड करता है। अब हमने यहाँ सेल कांस्टेंट के बारे में लिखा कि L/A को हमने सेल कांस्टेंट कहा। L क्या है? L सिंपली तो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, बट यहाँ L का मतलब दूसरा होता है, यहाँ L का मतलब होता है कि L इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम L कहते हैं। ये क्या होता है? ए को हमने कहा क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उसमें किसी एक इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शनल एरिया का, क्रॉस सेक्शन जो एरिया उसी को हम ए कहते हैं। तो हम सेल कांस्टेंट के टर्म में जब हम L/A लिखते हैं तो L/A का मतलब होता है कि लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके से एक नया फार्मूला हमें मिला कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय सेल कांस्टेंट। अब इस फार्मूले को मैं यहाँ लिखता हूँ और यही इस चैप्टर का पहला फार्मूला है जिस पे हम काम करेंगे, जिस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसी से रिलेटेड अन्य फार्मूला, अन्य रिलेशंस भी हम डिराइव करेंगे। तो पहले एक बार मैं फिर से इस फार्मूले को लिखता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए ये फार्मूला है जिसको हम लिखते हैं। तो हम इसको ये ऐसे लिखते हैं कि फॉर एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, for an electrolytic conductor, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए कंडक्टेंस, जिसको हम जनरली G से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए जो नोटेशन है वो हम G लिखते हैं, इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम जनरली K से रिप्रेजेंट करते हैं, K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ जो सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट को हम एक बार फिर से लिख लेते हैं कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है L/A होता है, जहां L क्या होता है? L होता है डिस्टेंस between both electrodes and A is the cross sectional area of electrode। जो इलेक्ट्रोड है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम A कहते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसको हम L कहते हैं। तो एक फार्मूला हमारे पास मिल गया कि कंडक्टेंस G इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हम इसकी यूनिट अगर लिख लें तो कंडक्टेंस की जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट की बात अगर हम करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स की बात करें तो कंडक्टेंस को जैसा कि हमने 1/R लिखा था और R की यूनिट ओम होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं या मोल लिख सकते हैं या सीमेन लिख सकते हैं, SIEMEN। ये क्या है? इनके यूनिट्स है, सीमेन लिखा या मोल लिखा या ओम इनवर्स लिखा, ये कंडक्टेंस के यूनिट्स हैं। सिमिलरली अगर हम सेल कांस्टेंट की यूनिट लिखें तो सेल कांस्टेंट की यूनिट साफ साफ दिख रहा है कि ये होता है L/A, ये लेंथ होता है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लेंथ इनवर्स लिख सकते हैं, मतलब ये मीटर इनवर्स हो सकता है या सेंटीमीटर इनवर्स, हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये कंडक्टेंस का हमने एक यूनिट लिखा, हमने सेल कांस्टेंट की यूनिट लिखा और अगर हम लिखना चाहें कि यूनिट ऑफ K, जहां हम K को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह रहे हैं, ये K से रिलेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस से, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो हम यहां से देख पा रहे हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स इनटू
अब यहाँ से अगर आप इसको देखें तो आप इसको लिख सकते हैं कि इनटू मीटर या ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ एक चीज हमने यहाँ गलत नोट कर दिया है, यहाँ जो पीछे हमने लिखा था, यहाँ लिखा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हमने इसके पहले लिखा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय सेल कांस्टेंट। ये जो आपने पीछे लिखा था वैसे ही लिखेंगे। और इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हमने ये कहा कि इसको हम जनरली के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो यूनिट ऑफ ये हो जाएगा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स एंड सेंटीमीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स एंड या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। तो इस तरीके से अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, किस चीज़ की स्टडी की जाती है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, नॉन मेटेलिक कंडक्टर क्या है, और फिर हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के लिए हमने फार्मूला लिखा, कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, या सेल कांस्टेंट क्या है। मैं फिर से बताऊं कि सेल कांस्टेंट इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए सेल कांस्टेंट होता है, जिसकी यूनिट मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होता है। जब भी हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं होता है, उसके यूनिट्स हम जरूर लिखें। और यूनिट्स को हम याद करने से बेटर है कि हम ये बेसिक फार्मूला, हमने इस फार्मूले पे मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो फार्मूला है ये बेसिक फार्मूला है इस पूरे चैप्टर का। जो भी फार्मूले होंगे सब इसी से रिलेटेड होंगे, तो इस फार्मूले को अपनी कॉपी में जरूर लिखें। और ये फार्मूला हमने डिराइव किया है, शुरू में ही बताया था कि R=L से इसको हमने डिराइव किया था। तो अभी आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ ये बताया कि नेक्स्ट वीडियो में कंडक्टेंस कितने तरीके से होते हैं, डिफरेंट टाइप के कंडक्टेंस, उनके बीच रिलेशन क्या होता है, उनके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। जनरली फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर स्टूडेंट्स के लिए टफ लगता है क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बट अगर हम स्टेप वाइज एक एक वीडियो को हम देखते रहेंगे, अगर आप देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत आसान होगा। थैंक यू।